सहपाठियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, आप सभी का संदर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यौन शिक्षा को लगातार पाठ्यक्रमों में बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी क्रम में अपन भी आज की इस कक्षा में जनन से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में मानव के जनन तंत्र में नर जनन तंत्र से संबंधित चर्चा की थी और आज की इस कक्षा में अपन उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानव के जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आप इस कक्षा को बड़े सावधानी से देखिएगा, क्योंकि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे स्कूली विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी यह टॉपिक हर कक्षा में समावेशित है और उन कक्षाओं में परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ स्कूल की जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं जो अन्य कक्षाओं की होती है, उन कक्षाओं में भी लगातार मानव जनन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें अधिकांशतः नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के नामांकित चित्रों से संबंधित और चलचित्र वर्णन से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं वो लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और अक्सर हमारे विद्यार्थी उस प्रश्नों से वहां पर वर्णन करने से जूझते हैं। तो आज की इस कक्षा को आप बड़े ही सावधानी से और बड़े कांस्टेंट माइंड से देखिएगा, तो पूरी कक्षा आपको बिल्कुल समझ में आएगी और आप इस कक्षा को अगर समझ लेते हैं तो आप उस उत्तर को रट के नहीं बल्कि समझ के बेस पर भी उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपन आज की कक्षा। तो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है वो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। क्या है विद्यार्थियों? मादा जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र से संबंधित क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं और क्या क्या चर्चाएं हो सकती है, इसकी चर्चा अपन क्रमशः अभी करने वाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मादा का जो जनन तंत्र है उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और इस डायग्राम के माध्यम से मैं विभिन्न भागों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं। देखो, यह है मादा का जनन तंत्र। उसमें मादा के जनन तंत्र के डायग्राम में अलग अलग भागों को अपन ने अलग अलग भाग से समझाने का प्रयास किया है। ये मादा के जनन तंत्र के जो भी भाग है उनको भी अपन ने अलग से लिखा है, इनकी भी अपन वर्णन के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपना भाग आता है। कौन सा भाग आता है? अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय को क्या कहते हैं? अंडाशय को विद्यार्थियों ओवेरी बोला जाता है। अंडाशय को विद्यार्थियों क्या बोला जाता है? ओवेरी। देखिए विद्यार्थियों, अंडाशय क्या होता है? अंडाशय मादा का एक प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? मादा का एक प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? प्राथमिक जनन अंग। ये संख्या में कितने होते हैं? तो बात करते हैं संख्या में। तो ये संख्या में 2 होते हैं और जोड़ी में पूछा जाए तो ये 1 जोड़ी होते हैं। अब देखो, अंडाशय डायग्राम में कहां पर है? देखो, एक अंडाशय यहां पर है और एक अंडाशय यहां पर है। ये अंडवाहिनी के आगे के भाग पर मौजूद रहते हैं। एक अंडाशय यहां और एक अंडाशय यहां, यानी कि संख्या में अंडाशय पूछे कितने होते हैं? 2, और जोड़ी में पूछे तो 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं और ये मादा के प्राथमिक जनन अंग होते हैं और ये बादाम के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? ये बादाम के आकार के होते हैं। अब बात आता है कि अंडाशय का कार्य क्या हो सकता है। तो अंडाशय का क्या कार्य हो सकता है? देखो, अंडाशय में अंडाणुओं का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है? अंडाणु का विकास किया जाता है। इसके साथ साथ अंडोत्सर्ग की यानी ओवुलेशन की जो क्रिया है, ओवुलेशन की क्रिया अंडाशय में होती है। कहां पर होती है? अंडाशय में। यानी कि अंडाशय के क्या कार्य हो गए? अंडाशय के तो अंडाणुओं का विकास करना और इसके साथ साथ अंडाशय के साथ साथ ओवुलेशन की क्रिया भी कहां पर संपन्न होती है? वो भी अंडाशय में संपन्न होती है। अब पहला पार्ट है अंडाशय। अंडाशय से संबंधित जो चर्चा थी वो अपन ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। जो अंडाशय होते हैं, ये अंडाशय, ये एक ये और एक ये, यानी कि संख्या में 2 होते हैं और
एक जोड़ी में पाए जाते हैं और बादाम के आकार के होते हैं। मादाओं के प्राथमिक जनन कहलाते हैं और यहाँ पर अंडाणुओं का विकास और ओवुलेशन से संबंधित चर्चा होती है। अगला पार्ट होता है अपना अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होती है? देखिए, ये होती है अंडवाहिनी। यहां से लेकर के जो इतना अंडाशय तक का पार्ट होता है ना, उसको अंडवाहिनी बोला जाता है। इसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, या इसको हिंदी में फैलोपियन नलिकाएं भी कई बार लिखा हुआ आता है। अब देखिए, ये होती है अंडवाहिनी, यहां से लेके के यहां तक की। अब देखो, अंडवाहिनी में क्या होता है? अंडवाहिनी का अगला भाग होता है, यहां से अंडवाहिनी शुरू होती है, यहां से होते हुए यहां तक आती है। तो अंडवाहिनी का जो आगे का भाग होता है उसको फिमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? फिमरी। अब फिमरी पर अंगुली नुमा, यानी कि ऐसे अंगुली नुमा उभारियां, जिसको पर्वत बोलते हैं, अंडवाहिनी के आगे के भाग को फिमरी कहते हैं और फिमरी पर अंगुली नुमा उभार रहते हैं। क्या रहते हैं? उभार, जो क्या करते हैं? अंडाशय से जैसे ही अंडाणु बाहर निकलता है, जैसे ही अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, उसको ग्रहण करने का या पकड़ने का कार्य कौन करता है? वो करते हैं फिमरी। यहां से क्या करते हैं? उभार होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अंडाणु को पकड़ने का कार्य करते हैं। फिमरी के पीछे की ओर एक संरचना रहती है, वो उसको बोलते हैं एम्पुला। जैसे यहां पर मैंने इसको दर्शाने का प्रयास किया है, ये जो फिमरी है, फिमरी के पीछे की ये संरचना होती है ना, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला संरचना में क्या होता है? एम्पुला संरचना में यहां पर जो अंडाणु होता है वो लगभग 48 घंटे तक सक्रिय रहता है। कितने घंटे तक? 48 घंटे तक सक्रिय रहता है। और अगर इस समयावधि में, कितनी? 48 घंटे की समयावधि में इसको शुक्राणु मिल जाए, यानी कि शुक्राणु का इससे संपर्क स्थापित हो जाए, तो यह एम्पुला यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का क्या हो जाता है? निषेचन। क्या हो जाता है? निषेचन। और निषेचित अगर हो गया अंडाणु, तो वो यहां से होता हुआ इस्थमस भाग के माध्यम से गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। किस में स्थापित कर दिया जाता है? गर्भाशय में। अब यहां से देखो, ये अंडवाहिनी, अंडवाहिनी का सर्वप्रथम भाग कौन सा है? फिमरी। फिमरी के माध्यम से एम्पुला, एम्पुला से होते हुए अंतिम भाग होता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग फिमरी, फिमरी के पीछे और कौन रहता है? पीछे की ओर रहता है, वो होता है एम्पुला। और अंतिम भाग को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस भाग किससे जुड़ता है? आगे देखो, इस्थमस यहां तक है, इसके बाद आगे आ जाता है गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय। यानी कि अब सीधी बात स्पष्ट हो गई है कि अंडवाहिनी पूछा जा सकता है कि किसके मध्य स्थित रहती है। तो एक तरफ तो अंडाशय, दूसरी तरफ गर्भाशय, यानी कि गर्भाशय और अंडाशय के बीच की जो नलिका होती है, जहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उस भाग को अंडवाहिनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न एक बार नहीं अनेक बार पूछा जाता है कि मानव में, मादाओं में निषेचन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है? किस भाग में संपन्न होती है? तो हमारे विद्यार्थी लगभग 90 से 95% तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्यों? विद्यार्थियों ने अंडवाहिनी भाग ऐसा चुना ही नहीं है कि वहां पर वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। हमारे विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी योनि या गर्भाशय, अधिकांश गर्भाशय या योनि, इन दोनों ऑप्शन में से ही वहां पर सेलेक्ट करके आते हैं और वो प्रश्न सीधा वहां पर गलत साबित होता है। क्योंकि विद्यार्थियों, ध्यान रखना विद्यार्थियों, निषेचन की क्रिया हमेशा कहां पर होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखना, अंडवाहिनी ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का ऑप्शन हो सकता है। तो आपको वहां पर यह प्रश्न गलत नहीं करना है। ध्यान रखना है कि निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है मादाओं में? तो वो अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपन्न होती है। अंडवाहिनी की अपन ने चर्चा कर ली है। इसके बाद अगर चर्चा आती है कि अगर वो 48 घंटे के अंदर एम्पुला भाग में अंडाणु के पास अगर शुक्राणु नहीं आता है और वहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो क्या होता है? यह प्रश्न विद्यार्थियों के मन में आ रहा है। तो देखना, अगर 48 घंटे के अंदर वहां पर शुक्राणु नहीं पहुंचता है
तो वहां पर क्या होता है, एम्पुला भाग में जो अंडाणु होता है वो अपनी जनन क्षमता यानी कि निषेचित होने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको खो देता है तथा अगले नेक्स्ट मासिक चक्र की तैयारियां है वो प्रारंभ कर दी जाती है। अगले मासिक चक्र की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती हैं। तो ये डाउट भी विद्यार्थियों आपके मन में जरूर था और इस डाउट को भी आपने जरूर क्लियर कर लिया होगा। तो अपन ने यहाँ पर अंडाशय से संबंधित चर्चा कर ली है और फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी से संबंधित भी चर्चा पूरी की है। उसके बाद अगला भाग आता है गर्भाशय। लेकिन गर्भाशय के भाग से जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो निषेचित अंडा होता है यानी कि अगर वो 48 घंटे के अंदर शुक्राणु से निषेचित हो जाता है तो निषेचित अंडे को यहाँ से होते हुए इस्थमस भाग के माध्यम से गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। विद्यार्थियों कहाँ आरोपित किया जाता है, गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। और गर्भाशय में आरोपण की जो ये क्रिया होती है वो सामान्यतः निषेचन के 5 से 6 दिन बाद यानी कि 5-6 दिन बाद आरोपण की क्रिया होती है और इस्थमस भाग के माध्यम से अंडाशय को अंडाणु को वहां से कहां डाला जाता है, वहां पर गर्भाशय में डाला जाता है जो गर्भाशय की दीवारों से स्थापित हो जाता है। विद्यार्थियों अगला भाग आता है अपना गर्भाशय। गर्भाशय को यूटेरस बोला जाता है। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, यूटेरस बोला जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय एक पेशियों से बनी संरचना होती है और ये सामान्यतः नाशपाती के आकार की संरचना होती है। वहां पर क्या होता है, गर्भाशय का कार्य क्या होता है, हमारे विद्यार्थी परीक्षाओं में यह लिख कर आ जाते हैं कि गर्भाशय में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, वहां पर नए जीव का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों निषेचन की क्रिया कभी भी गलती से भी गर्भाशय में मत लिख देना। निषेचन की क्रिया तो अंडवाहिनी में संपन्न होती है, लेकिन गर्भाशय का कार्य क्या होता है, जैसे ही भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण किया जाता है तो 9 महीने तक की जो जनन अवधि होती है उस अवधि के अंदर भ्रूण का विकास है वो कहां पर किया जाता है, वो गर्भाशय के अंदर किया जाता है। इसके साथ साथ मासिक चक्र के समय जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो रक्त के साथ टूट टूट कर बाहर आ जाती हैं, रक्त के साथ टूट टूट कर बाहर आ जाती हैं। अगली बात आती है कि गर्भाशय आगे किससे जुड़ा रहता है। देखो विद्यार्थियों ये है गर्भाशय, क्या है, यहां से आगे फैलोपियन ट्यूब, वापस यहां से क्या आगे फैलोपियन ट्यूब, इधर का जो पार्ट रहता है अपना ये होता है गर्भाशय। ये क्या होता है गर्भाशय। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन करने का प्रयास किया है कि देखो ये गर्भाशय है, यहां से लेकर जो गर्भाशय है, गर्भाशय आगे यहां से देखो इतनी तक गर्भाशय है और इधर से आगे ये पार्ट क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये क्या है ग्रीवा, ये भाग क्या कहलाता है ग्रीवा, यानी कि अंडाशय आगे नीचे की ओर किससे जुड़ा रहता है, ग्रीवा भाग के माध्यम से जुड़ा रहता है। अब ग्रीवा क्या होती है देखना विद्यार्थियों, ये गर्भाशय का अंदर का पार्ट एंडोमेट्रियम और जो बाहर का पार्ट होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और जहां पर पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम दोनों मिलते हैं वहां से ग्रीवा भाग शुरू हो जाती है। क्या शुरू होती है विद्यार्थियों, ग्रीवा भाग वहां से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम का पार्ट भी आपको समझ में जरूर आया होगा। ध्यान रखना ग्रीवा ये क्या होती है ग्रीवा विद्यार्थियों। और अपन ने यहाँ पर इन सभी भागों को तो समझ लिया है। उसके बाद ग्रीवा के बाद अगला भाग अपना कौन सा आता है, वो होता है योनि। क्या होता है योनि। इसको विद्यार्थियों इंग्लिश में वेजाइना बोला जाता है। क्या बोलते हैं वेजाइना। विद्यार्थियों अगर आप विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के टर्म को साथ में याद जरूर करना, क्योंकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश एग्जामिनर क्या करता है, पेपर को कठिन बनाने के चक्कर में जो इंग्लिश के वर्ड होता है उनको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख देता है। जैसे वेजाइना है, यूटेरस है, गर्भाशय नहीं लिखकर वो यूटेरस इंग्लिश को हिंदी की भाषा बनाकर यूटेरस लिख देता है। और हमारे विद्यार्थी जो इंग्लिश टर्म को नहीं पढ़ते हैं वो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हुए भी भाषा के चक्कर में वहां पर प्रश्न गलत कर जाते हैं। इसलिए अगर आप विज्ञान विषय में पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इंग्लिश की टर्म भी याद होना एक बहुत ही जरूरी बात है। विद्यार्थियों योनि क्या होती है, ग्रीवा के बाद अगली बात आती है वो कौन सा होता है योनि वेजाइना। ये एक माना का जनन करने का अंग है। क्या है, एक जनन अंग है। बात करते हैं योनि की, तो मैंने योनि की संरचना को भी अलग से मेंशन करने का प्रयास किया है ताकि इनके अलग अलग पार्ट को अपन बारीकी से समझ सकें
क्योंकि यहाँ पर एक इस संरचना को मैंने अलग से यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसकी भी अपन चर्चा करते हैं कि योनि में कौन कौन सी संरचना व्यवस्थित रहती है। देखना विद्यार्थियों, ये क्या है योनि। योनि में दो दीवारें होती हैं, एक होती है लेबिया माइनोरा और एक होती है लेबिया मेजोरा। अंदर का पार्ट लेबिया माइनोरा और बाहर का पार्ट होता है उसको लेबिया मेजोरा बोले जाते हैं। और यहाँ पर तीन तरह के चित्र भी उपस्थित रहते हैं। ऊपर का जो चित्र होता है उसको भगशीर्षण या इसको भगोष्ठ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? भगोष्ठ भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। ये शब्द भगोष्ठ की जगह क्लाइटोरिस शब्द क्या है विद्यार्थियों, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूं, क्या है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस शब्द ज्यादा यूज किया जाता है, इंग्लिश टर्म यहाँ पर ज्यादा यूज की जाती है विद्यार्थियों। यहाँ पर ऊपर की ओर होता है उसको भगशीर्षण या क्लाइटोरिस बोला जाता है। उसके बाद जो मध्य का भाग होता है वो मूत्र मार्ग होता है, यानी कि यहाँ से मूत्र का स्राव किया जाता है। और सबसे नीचे की जो संरचना है उसको जनन मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? जनन मार्ग। यहाँ पर जनन मार्ग पर एक पतली झिल्ली के समान संरचना उपस्थित रहती है। कैसी? पतली झिल्ली के समान संरचना उपस्थित रहती है, उसको विद्यार्थियों हाइमन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइमन बोला जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव मादाओं में योनि में एक झिल्ली के समान पतली संरचना उपस्थित रहती है, उसको क्या बोलते हैं? तो विद्यार्थियों उसको हाइमन बोला जाता है। इसका हिंदी और इंग्लिश टर्म एक ही है, उसको हाइमन बोला जाता है। यहाँ से मानव के नर के द्वारा वीर्य को मानव की योनि में स्रावित किया जाता है और वहां से अंडवाहिनी में जाकर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि मानव में नर के द्वारा मानव की मादाओं में शुक्राणुओं का जो स्रावण या इसको स्खलन कहते हैं, वो वीर्य सेचन किया जाता है। वो कहां से किया जाता है? वो योनि के माध्यम से किया जाता है। तो विद्यार्थियों और जो अंतिम पार्ट होता है यहाँ का वो उसको गुदा बोला जाता है। क्या बोला? इसको गुदा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? एनस। तो अपन ने इन सभी पार्ट को देखा है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि और जनन ग्रंथियां। अब जनन ग्रंथियां क्या है इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर मानव में मादाओं में बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी विद्यार्थियों? मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूं और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूं। इस भाग ऊपर से मैं हटा रहा हूं, इस भाग को मैं यहाँ से हटा रहा हूं और एक ग्रंथि का नाम आपको मैं लिख के बता देता हूं। ये ग्रंथि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद्यार्थियों। इस ग्रंथि का नाम है बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथियां कौन सी होती है? बर्थोलिन ग्रंथियां। कौन सी? बर्थोलिन ग्रंथियां। इसको इंग्लिश में बर्थोलिन ग्लैंड्स बोला जाता है विद्यार्थियों। मानव मादाओं में योनि की दीवारों में बर्थोलिन ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। क्या है इस ग्रंथि का कार्य? ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना, कान लगाकर सुनना। मानव मादाओं में जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती है वो क्या करती है? योनि की अम्लीयता को खत्म करने के लिए एक क्षारीय तरल का स्राव करती है। यानी कि यह एक क्षारीय तरल का स्राव करती है और उस क्षारीय तरल के माध्यम से मानव की मादाओं में योनि की अम्लीयता को खत्म किया जाता है। यानी कि अम्लीयता को खत्म करने का कार्य कौन करती है? वो बर्थोलिन ग्लैंड यानी बर्थोलिन ग्रंथियां करती है। उसको सामान्यतः हम जनन ग्रंथियों के रूप में लिखते हैं। अपन ने इन सभी भागों का अध्ययन किया है और इस डायग्राम को भी पूरा समझने का प्रयास किया जाता है। अब देखो इधर का एक पॉइंट और रह गया है, अंडाशय तंतु। अंडवाहिनी का अंडाशय से जुड़ा होता है, उसको एक छोटे तंतु के द्वारा दर्शाया जाता है जिसको अंडाशयी तंतु बोला जाता है। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? अंडाशयी तंतु बोला जाता है। बाकी सभी भागों को अपन ने बारीकी से समझने का प्रयास किया है और अगर इस कक्षा को आपने ध्यान से देखा है तो मैं ये उम्मीद जरूर कर रहा हूं आज कि आपको निषेचन की पूरी प्रोसेस जरूर समझ में आई होगी। इसके साथ साथ अपन इस पार्ट में एक ये चर्चा कर लेंगे कि किशोर अवस्था में मादाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसकी चर्चा तो अपन इस वीडियो में कर लेंगे, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के मन में एक ये भी उम्मीद रहती है कि हमें अक्सर हार्मोन से संबंधित जो चर्चा है वो भी बताएं तो एक संतुष्टि मिलती है।
विद्यार्थियों ध्यान रखना, मानव के नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र के दोनों से संबंधित जितने भी हार्मोन हैं, इनकी चर्चा अपन एक हार्मोन्स के अलग से टॉपिक में करेंगे, ताकि एक हार्मोन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाए। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अपन चर्चे हैं कि किशोरावस्था में मादाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में मादा। तो विद्यार्थियों देखते हैं अपन किशोरावस्थाओं में मादाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, किशोरावस्था में मादाओं में लैंगिक परिवर्तन ये अपनी हेडिंग है। आप इस हेडिंग को लगा लें कि किशोरावस्था में विद्यार्थियों मादाओं के अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सामान्यतः किशोरावस्था में मादाओं में जो परिवर्तन होते हैं वो 11 से 13 वर्ष की अवस्थाओं में प्रारंभ हो जाते हैं। 11 से 13 वर्ष की अवस्थाओं में मादाओं में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं ध्यान देना। सबसे पहली बात, आवाज का पतला होना, यानी कि मादाओं में जैसे ही किशोरावस्था के लक्षण प्रकट होने शुरू होंगे, सबसे पहले उनकी आवाज है वो सुरीली होनी शुरू हो जाएगी, पतली होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, इसके साथ साथ क्या परिवर्तन होते हैं। तो विद्यार्थियों मादाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें स्तनों का विकास शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि किशोरावस्था में मादाओं में और क्या परिवर्तन होते हैं। तो विद्यार्थियों मादाओं में मासिक चक्र, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी पीरियड जिसको बोलते हैं, टाइम पीरियड उसको बोला जाता है, वो शुरू हो जाता है। वो कब होता है, वो किशोरावस्था के लक्षण प्रकट होने शुरू होते ही मादाओं में मासिक चक्र या जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है वो भी प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ जांघों में वसाओं का जमाव शुरू हो जाता है। जांघ के जो भाग है वहां पर एडिपोज टिश्यूज या वसाओं का जमाव शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ वहां पर क्या होता है विद्यार्थियों, शरीर पर बालों की संख्या मादाओं में कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका विपरीत पूछा जाए अगर, तो पुरुषों में शरीर पर बालों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, दाढ़ी मूंछें आना शुरू हो जाती हैं। वो अपन ने नर जननतंत्र के भाग में उसको देखा था। इसके साथ साथ मादाओं की जो त्वचा होती है वो त्वचा नरम होना शुरू हो जाती है, तो ये 5-6 मुख्य पॉइंट हैं जो मादाओं में जैसे ही किशोरावस्था के लक्षण प्रकट होने शुरू होंगे विद्यार्थियों, उस समय मादाओं में देखे जा सकते हैं। इन पॉइंटों को भी आप ध्यान रखना। कई बार हमारे स्कूली विद्यार्थियों को परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मादाओं में या नर में किशोरावस्था के लक्षण प्रकट शुरू होते समय क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, किन्हीं 4 किन्हीं 5 परिवर्तनों को विस्तार से लिखिए या संक्षेप में समझाइए। तो इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना है और प्रश्न को गलत नहीं करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपका एक भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थियों एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, ये यहाँ पर योनि में ऊपर की ओर प्यूबिक हेयर्स यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, यानी कि ऊपर की ओर प्यूबिक हेयर्स यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो विद्यार्थियों ये थी आज की कक्षा। आज की कक्षा में मादा जनन तंत्र को अपने बड़े ही रोचक तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों पढ़ते समय गंभीर होकर जरूर पढ़ने, लेकिन दिमाग पर कभी भी लोड नहीं लें, बिल्कुल भी शांत मन से आनंदित भाव से पढ़ें, तो आपका ज्ञान जरूर बूस्ट होगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप प्रश्न गलत नहीं करोगे। शांत मन से पढ़ें, कानों में ईयरफोन लगा के पढ़ें, बाहर के वातावरण को अपन को कैच नहीं करना है, अपन को जो कक्षा में पढ़ा जा रहा है उसको कैच करना है और बिल्कुल भी शांत मन से शांत भाव से पढ़ें। अगर आपको समझ आ रहा है तो ध्यान रखना आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें और इन पॉइंटों को, इस डायग्राम को आप नोटबुक में जरूर नोट करें, उसका बार बार रिवीजन करें और जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपको अच्छा याद होगा। रिवीजन इज मोर डिवीजन, जितनी बार ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी बार ही आपको ज्यादा याद रहेगा।
डायग्राम को अच्छे से याद कर लें, फिर आपको इस वर्णन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, यहां से यहां तक की संरचना अंडवाहिनी है, इसमें क्या क्या होता है ऑटोमेटिकली अगर आपको डायग्राम याद है तो बाकी सारी संरचना अपने आप दिमाग में आएगी। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आज की कक्षा आपको जरूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। अगर इस कक्षा से संबंधित कुछ भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा कमेंट जरूर लिखें। हम आपकी कमेंट की शिकायत पर भी जरूर विचार करेंगे और विभिन्न डाउट सॉल्यूशन के माध्यम से आपकी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं तक था। इसके साथ बताना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन अवश्य कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।